जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा पल जब कोई बाहरी ताकत आकर सिर्फ आपके राजा को नहीं हराती, सिर्फ आपकी जमीन पर कब्जा नहीं करती, बल्कि आपके पूरे समाज के वजूद, आपके सोचने के तरीके और आपकी सदियों पुरानी मान्यताओं पर हावी हो जाती है। जब उपनिवेशवाद यानी कॉलोनियलिज्म भारत में आया तो वो महज एक राजनैतिक या आर्थिक बदलाव नहीं था। सच कहूं तो वो इस उपमहाद्वीप के लिए एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक आघात था, एक ऐसा गहरा सदमा जिसने यहाँ के लोगों को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। आज के इस विश्लेषण में हम इसी गहरे विषय में उतरेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस भारी आघात के बाद भारत में अलग अलग समुदायों ने अपनी खोई हुई पहचान के उन बिखरे हुए टुकड़ों को कैसे समेटने की कोशिश की। ये कहानी सिर्फ आज़ादी की नहीं है, ये कहानी है खुद को फिर से पहचानने की। अब इस 19वीं सदी के दौर को अगर हम सिर्फ ऐतिहासिक तारीखों, संधियों और युद्धों के चश्मे से देखेंगे तो हम सबसे ज़रूरी बात को मिस कर देंगे। असली मुद्दा एक अस्तित्व का संकट था, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। जब एक पूरा का पूरा समाज, जिसकी अपनी हजारों साल पुरानी एक गौरवशाली सभ्यता रही हो, अचानक किसी विदेशी शासन का गुलाम बन जाता है, तो वो खुद को कैसे परिभाषित करता है? 19वीं सदी के विचारकों के मन में जो सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा था वो ये था, आखिर हम इतने कमजोर कैसे हो गए? इतना विशाल देश गुलाम कैसे बन गया? लेकिन जैसे जैसे हम 20वीं सदी में प्रवेश करते हैं, ये सवाल पूरी तरह से बदल जाता है। अब सवाल ये था, हम आज़ाद कैसे हो सकते हैं? लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा दार्शनिक पेंच था। आज़ादी तो चाहिए, लेकिन आज़ादी मांगने वाले इस हम में आखिर कौन-कौन शामिल हैं? हमारी असली पहचान क्या है? क्या हम सिर्फ एक भौगोलिक क्षेत्र हैं या कुछ और? इस बेहद जटिल और दिलचस्प वैचारिक परिदृश्य को पूरी तरह से समझने के लिए आज की हमारी इस चर्चा का जो खाका है वो कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम स्वयं की खोज पर बात करेंगे। दूसरा, समाज सुधार के युग को समझेंगे। तीसरा, राष्ट्रवादी सोच में आए उस बड़े बदलाव को देखेंगे। चौथा, आंतरिक बनाम बाहरी क्षेत्र के एक बहुत ही शानदार समाजशास्त्रीय सिद्धांत को डिकोड करेंगे। पांचवा, हम मुस्लिम राजनीतिक दिशा के सफर को देखेंगे। और आखिर में छठा, निचले वर्गों के उस विद्रोह को समझेंगे जिसने राष्ट्रवाद की पूरी परिभाषा को ही चुनौती दे दी। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से, स्वयं की खोज और वह गहरा अस्तित्व का संकट। तो आखिर इस स्वयं की खोज या सर्च फॉर द सेल्फ का मतलब क्या है? देखिए, राजनीतिक चिंतन में उस समय एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा था। जैसा कि हमने पहले कहा, 19वीं सदी का जो विलाप था कि हम कैसे हार गए, वो 20वीं सदी में आकर अधिकारों की मांग बन गया था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आज़ादी मांगने से पहले आपको ये तो तय करना होगा कि आज़ादी मांग कौन रहा है, आपका स्वयं या आपका असली वजूद क्या है। स्वयं की खोज का सीधा सा मतलब था एक ऐसी स्वदेशी पहचान खोजना जो अंग्रेजों से बिल्कुल अलग हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि उस समय कोई एक बनी बनाई, रेडीमेड भारतीय पहचान मौजूद ही नहीं थी। ये जो स्वयं था, ये एक टूटे हुए आईने यानी एक खंडित दर्पण की तरह था। और जब अलग अलग लोगों ने, जैसे हिंदू कुलीन वर्ग ने, मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने या निचली जातियों के नेताओं ने इस दर्पण में देखा, तो उन्हें अपनी अपनी बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखाई दी। और इसीलिए उनके लिए आज़ादी और भविष्य के मायने भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। यहीं से हम आते हैं दूसरे खंड पर, समाज सुधार का युग। ये एक ऐसा दौर था जब समाज ने अंदर की ओर देखना शुरू किया। ये चरण मुख्य रूप से बंगाल और पश्चिमी भारत के हिंदू कुलीन वर्ग यानी एलीट क्लास द्वारा चलाया गया था। अब सोचिए, जब ये कुलीन वर्ग पहली बार पश्चिमी शिक्षा, विज्ञान और उनके उदारवादी विचारों के सीधे संपर्क में आया तो उन्हें एक जबरदस्त धक्का लगा। उन्हें अपने ही समाज की सड़ी गली प्रथाओं और आंतरिक पतन का गहराई से एहसास हुआ। यहीं पर प्रारंभिक हिंदू सुधारकों का एक बहुत ही शानदार दोहरा कदम, ड्यूअल मूव देखने को मिलता है। राजा राम मोहन राय जैसे महान विचारकों के भीतर एक अजीब सी संज्ञानात्मक असंगति, कॉग्निटिव डिसोनेंस थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक ही समय में दो बिल्कुल अलग अलग बातें सोचना। एक तरफ वे खुले आम यूरोपीय ज्ञानोदय, विज्ञान और तरक्की की तारीफ कर रहे थे। उनका मानना था कि अंग्रेज अगर हम पर राज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास कुछ बेहतर विज्ञान और व्यवस्था है, हमें उनसे सीखना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जब ईसाई मिशनरीज आकर कहते थे कि तुम्हारा धर्म और संस्कृति खराब है, तो ये सुधारक रक्षात्मक हो जाते थे। तब वे भारत के एक अत्यंत प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ अतीत का महिमा मंडन करते थे। वे एक ही समय में पश्चिम के छात्र भी बनना चाहते थे और दुनिया के आध्यात्मिक गुरु भी।
तो फिर इन सुधारकों ने समाज को बदला कैसे? ये बहुत ही रणनीतिक था। सती प्रथा या बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को खत्म करने के लिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमारा पूरा धर्म ही गलत है। नहीं, प्रसिद्ध समाजशास्त्री भीखू पारेख बताते हैं कि उन्होंने 4 बहुत ही स्मार्ट तरीकों का इस्तेमाल किया। पहला था धर्म ग्रंथों की पुनर्व्याख्या। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह के लिए पराशर स्मृति का हवाला दिया और राम मोहन राय ने उपनिषदों का। उन्होंने साबित किया कि ये कुप्रथाएं हमारे असली प्राचीन धर्म का हिस्सा हैं ही नहीं, ये तो बाद में आई बुराइयां हैं। दूसरा तरीका था साधारण धर्म, यानी नैतिकता के वे बुनियादी और सार्वभौमिक नियम जो हर इंसान के लिए समान हैं, जैसे दया और करुणा। तीसरा था युग धर्म, यानी बदलते हुए समय की मांग। जो नियम हजारों साल पहले सही थे वे आज के युग में काम नहीं आ सकते। और चौथा और शायद सबसे अहम बिंदु था लोक संग्रह, यानी समाज को एकजुट रखना। उनका सबसे मजबूत तर्क ये था कि अगर इन कुप्रथाओं को तुरंत खत्म नहीं किया गया तो हिंदू समाज अंदर से ही सड़कर नष्ट हो जाएगा। वे व्यक्तिवाद की बात नहीं कर रहे थे, वे पूरे समाज को एक जैविक इकाई मानकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इतिहास कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। यहाँ से हम आते हैं खंड 3 पर, राष्ट्रवादी प्रतिमान। वो समय जब समाज सुधार की जगह आक्रामक राजनीति ने ले ली। जैसे जैसे 19वीं सदी खत्म होने को आई, राजनीतिक चिंतन में एक बहुत ही आक्रामक और तेज मोड़ आया। राजनीति और सत्ता की भूख ने समाज सुधार के पूरे एजेंडे को जैसे निगल ही लिया। पहले जो नरमपंथी सुधारक अंग्रेजों से गिड़गिड़ाकर कानून बनाने की मांग करते थे, अब उनकी जगह ऐसे राष्ट्रवादियों ने ले ली जो ब्रिटिश शासन से घोर नफरत करते थे। इस टाइमलाइन पर जरा गौर करें। 1891 में एक कानून आया, एज ऑफ कंसेंट बिल, सहमति की आयु विधेयक, जो बच्चियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए था। आपको लगेगा कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन बाल गंगाधर तिलक जैसे राष्ट्रवादियों ने इसका जबरदस्त विरोध किया। क्यों? क्या वे सुधार के खिलाफ थे? नहीं, उनका तर्क बहुत स्पष्ट और राजनीतिक था। भले ही ये बिल समाज के लिए अच्छा हो, लेकिन किसी भी विदेशी और औपनिवेशिक ताकत को हमारे घरेलू, हमारे निजी मामलों में कानून बनाने का कोई हक नहीं है। 1890 के दशक के अंत तक तो राष्ट्रवादियों ने कांग्रेस के मंच से होने वाले सोशल कॉन्फ्रेंस के आयोजनों को ही बाकायदा रोकना शुरू कर दिया। उनके लिए अब राष्ट्रीय आज़ादी सर्वोपरि थी और समाज सुधार उन्हें एक ऐसा मुद्दा लगने लगा था जो भारतीयों को आपस में बांट रहा था। इस अचानक आए वैचारिक बदलाव को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए हम चलते हैं खंड 4 की ओर, आंतरिक बनाम बाहरी क्षेत्र। अब आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रवादियों ने ये अचानक क्या कर दिया। इस गहरी वैचारिक पहेली को सुलझाने के लिए हमें प्रसिद्ध भारतीय समाजशास्त्री पार्थ चटर्जी के उस शानदार ढांचे को समझना होगा जो उन्होंने विकसित किया है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रवादियों ने बड़ी चालाकी से दुनिया को 2 स्पष्ट हिस्सों में बांट दिया। पहला था बाहरी क्षेत्र, जिसमें अर्थव्यवस्था, राज्य की मशीनरी, सेना, तकनीक और भौतिक विज्ञान आते थे। राष्ट्रवादियों ने एक तरह से हार मान ली कि हाँ, इस बाहरी और भौतिक दुनिया में ब्रिटिश सत्ता का कब्जा है और हम गुलाम हैं। लेकिन फिर उन्होंने एक दूसरा क्षेत्र बनाया, आंतरिक क्षेत्र, यानी घर, परिवार, संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का क्षेत्र। राष्ट्रवादियों ने घोषणा की कि इस आध्यात्मिक क्षेत्र में समाज आज भी पूरी तरह से संप्रभु, सॉवरन है, आज़ाद है। अंग्रेजों को इस क्षेत्र में घुसने की कोई अनुमति नहीं है और इसीलिए समाज सुधार अब एक कड़ाई से निजी और आंतरिक मामला बन गया। उन्होंने तय किया कि हम अपने घर की बुराइयां खुद साफ करेंगे, लेकिन तब जब हमें राजनीतिक सत्ता मिल जाएगी। आज़ादी मिलने से पहले कोई भी विदेशी शक्ति हमारे घर के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सकती। ये एक बहुत ही मजबूत मनोवैज्ञानिक ढाल थी। इस दौर की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसने हमें कुछ बहुत ही गहरे विरोधाभास यानी पैराडॉक्स दिए। जरा इन 2 दिग्गजों को देखिए। एक तरफ वीडी सावरकर जैसे विचारक थे। अब सावरकर के बारे में मजेदार बात यह है कि वे व्यक्तिगत जीवन में नास्तिक थे। कर्मकांडों में उनका कोई विश्वास नहीं था और वे पश्चिमी विज्ञान के बहुत बड़े समर्थक थे। उन्होंने हिंदुत्व को किसी धार्मिक पूजा पाठ के रूप में नहीं, बल्कि एक आधुनिक, धर्मनिरपेक्ष और राजनीतिक राष्ट्रीय पहचान के रूप में परिभाषित किया। वास्तव में सावरकर तो महात्मा गांधी के इसलिए सख्त आलोचक थे क्योंकि गांधी आधुनिक सभ्यता और मशीनों का विरोध करते थे। वहीं दूसरी ओर
महात्मा गांधी थे, जो पक्के परंपरावादी थे, जो आधुनिक सभ्यता को शैतानी सभ्यता मानते थे। लेकिन गांधी छुआछूत मिटाने और हिंदू मुस्लिम एकता कॉम्पोजिट यूनिटी स्थापित करने के लिए राम राज्य और अहिंसा जैसे विशुद्ध पारंपरिक हिंदू प्रतीकों का बेहद सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे थे। एक नास्तिक हिंदुत्व गढ़ रहा था और एक धार्मिक व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष एकता की बात कर रहा था। है ना कमाल का विरोधाभास? आइए अब उस खंडित दर्पण के एक बिल्कुल अलग हिस्से की ओर मुड़ते हैं। खंड 5, मुस्लिम राजनीतिक दिशा। 1857 के विद्रोह की विफलता के बाद मुगल साम्राज्य आधिकारिक रूप से खत्म हो चुका था। इसके बाद मुस्लिम विचारों का जो विकास हुआ वो एक गहरे सदमे और अंतर्मुखीपन से शुरू होकर बेहद जटिल राजनीतिक लामबंदी तक गया। अक्सर एक आम गलतफहमी होती है कि मुस्लिम समुदाय वैचारिक रूप से बिल्कुल एक जैसा यानी मोनोलिथ था, लेकिन असल में ये समुदाय पश्चिमी आधुनिकता से निपटने के लिए एक बहुत ही जीवंत वैचारिक अखाड़ा बना हुआ था, जहां अलग अलग रास्ते तलाशे जा रहे थे। इस टेबल को देखिए। एक तरफ सर सैयद अहमद खान का अलीगढ़ स्कूल था। उनका मानना था कि 1857 की गलती नहीं दोहरानी है, हमें ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहना चाहिए, अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान सीखना चाहिए ताकि मुस्लिम समाज का आधुनिकीकरण हो सके। दूसरी तरफ उलमा थे, जैसे देवबंद के विद्वान। ये उलमा पूरी तरह से साम्राज्यवाद विरोधी थे। वे अंग्रेजों से सख्त नफरत करते थे और उन्होंने आज़ादी के लिए कांग्रेस का साथ भी दिया, लेकिन उनका मुख्य जोर पारंपरिक इस्लामी शिक्षाओं पर था। और फिर मोहम्मद इकबाल जैसे महान विचारक आए, जो उपनिवेशवाद के खिलाफ तो थे ही, लेकिन उनका मुख्य जोर एक कर्मठ और आध्यात्मिक आत्मनिर्भरता पर था। अगर हम सर सैयद अहमद खान की बात करें तो उनका सबसे शानदार और मास्टर स्ट्रोक बौद्धिक कदम था इज्तिहाद के सिद्धांत का उपयोग करना। अब ये इज्तिहाद क्या है? इज्तिहाद का अर्थ है स्वतंत्र तर्क यानी इंडिपेंडेंट रीजनिंग का उपयोग करके धर्म की नई व्याख्या करना। सर सैयद को पता था कि अगर मुसलमानों को आधुनिक विज्ञान और अंग्रेजी शिक्षा की तरफ ले जाना है तो रूढ़िवादी मौलवियों को धर्म के आधार पर ही हराना होगा। उन्होंने तर्क दिया कि इस्लाम का मूल तत्व विज्ञान का विरोधी हो ही नहीं सकता। उन्होंने सदियों से चली आ रही गैर जरूरी सामाजिक प्रथाओं और अंधविश्वासों को असली धर्म से बिल्कुल अलग कर दिया। उनका सारा जोर सिर्फ कुरान और तर्क पर था। वे मानते थे कि ईश्वर का शब्द यानी कुरान और ईश्वर का कार्य यानी प्रकृति विज्ञान कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं हो सकते। ये ठीक वैसा ही प्रयास था जैसा राम मोहन राय हिंदू समाज में कर रहे थे। लेकिन 20वीं सदी में आते आते इस वैचारिक विमर्श में एक बहुत ही शक्तिशाली तूफान आया, और वो तूफान थे कवि और दार्शनिक मोहम्मद इकबाल। इकबाल का ये उद्धरण जरा गहराई से समझिए। ईश्वर की इच्छा बाहर से आने वाली कोई चीज नहीं है, बल्कि ये स्वयं के भीतर से उत्पन्न होती है। इकबाल ने उस समय की सबसे बड़ी समस्या भाग्यवाद, फेटलिज्म यानी भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की प्रवृत्ति के खिलाफ एक दार्शनिक युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने खुदी का विचार दिया। खुदी का मतलब है व्यक्तिगत आत्मचेतना, अपना सर्वोच्च विकास। उन्होंने मुसलमानों में ये भावना भरी कि तुम तकदीर के मोहताज नहीं हो, बल्कि तुम खुद तकदीर बनाने वाले हो। उन्होंने इस्लाम में कर्म की एक जीवंत भावना भरी। हालांकि ये भी ध्यान देने वाली बात है कि भले ही वे प्रगति चाहते थे, लेकिन वे पश्चिम के अंधाधुंध भौतिकवाद, मटीरियलिज्म और पूंजीवाद के भी बहुत कड़े आलोचक रहे। उनके लिए आध्यात्मिक ताकत ही असली ताकत थी। और अब हम आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण खंड पर, निचले वर्गों का विद्रोह, जिसने पूरी कहानी को ही पलट कर रख दिया। अब उस खंडित दर्पण के सबसे आखिरी और यकीनन सबसे क्रांतिकारी प्रतिबिंब पर ध्यान देते हैं। दलितों और निचली जातियों की जो जमीनी और अस्तित्वगत वास्तविकता थी, उसने उच्च जातीय राष्ट्रवादी आंदोलन के पूरे आधार को ही हिलाकर रख दिया। ज्योतिराव फूले, पेरियार और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जैसे विचारकों के तर्क राष्ट्रवादियों से बिल्कुल अलग थे। जब राष्ट्रवादियों ने कहा कि पहले आज़ादी फिर समाज सुधार, तो इन दलित नेताओं ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने राजनीतिक एकता के नाम पर समाज सुधार को टालने से साफ मना कर दिया। उनके लिए यह हिंदू समुदाय का विचार ही बेमानी था, क्योंकि ये समुदाय उनके लिए स्वाभाविक रूप से एक दमनकारी संरचना थी। अब यहाँ सबसे चौंकाने वाली बात सुनिए। उच्च जातीय राष्ट्रवादियों के विपरीत इन नेताओं ने ब्रिटिश शासन को महज एक दुश्मन के तौर पर नहीं देखा। उनके लिए
अंग्रेजों द्वारा लाए गए धर्मनिरपेक्ष सार्वजनिक स्थान, सेक्युलर पब्लिक स्पेसेस, रेलवे जहां सब एक साथ बैठते थे, और पश्चिमी शिक्षा प्रणाली, ये सब सदियों के ब्राह्मणवादी एकाधिकार और पारंपरिक गुलामी को तोड़ने वाले एक बहुत जरूरी हथियार की तरह थे। शिक्षा उनके लिए महज कोई नौकरी पाने का जरिया नहीं थी। शिक्षा उनके लिए अंधेरे से आज़ादी की अंतिम और एकमात्र चाबी थी। उच्च जाति हिंदू सुधारकों और दलित विचारकों की सोच में जो सबसे बड़ा और मौलिक अंतर था, वो इस बिंदु पर आकर एकदम साफ हो जाता है। स्वामी विवेकानंद का ये बहुत ही मशहूर कथन देखिए, कोई अन्य समाज अभागे लोगों की गर्दन पर इतनी बेरहमी से अपना पैर नहीं रखता जितना कि भारत का समाज। अब देखिए, विवेकानंद और अन्य उच्च जाति सुधारकों के मन में निचली जातियों के प्रति गहरी सहानुभूति थी। वे इस टूटी हुई व्यवस्था को सुधारना चाहते थे ताकि निचले वर्गों को मुख्य धारा में शामिल किया जा सके। लेकिन दलित और निचली जातियों के नेताओं का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्हें सहानुभूति नहीं चाहिए थी, उन्हें अधिकार चाहिए थे। उन्हें इस सड़ी गली व्यवस्था को सिर्फ सुधारना नहीं था, उन्हें इस पूरी सत्ता संरचना, पावर स्ट्रक्चर को जड़ से उखाड़ फेंकना था। एक वर्ग व्यवस्था को रिपेयर करना चाहता था, दूसरा उसे पूरी तरह बदल देना चाहता था। और यहीं से जन्म लेता है उस समय का सबसे गहरा राजनीतिक डर। डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार जैसे नेता कांग्रेस और राष्ट्रीय आंदोलन के उन मीठे वादों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते थे कि आज़ादी के बाद हम सब ठीक कर देंगे। उनका सबसे बड़ा डर क्या था? उनका डर ये था कि अगर सत्ता के इस ढांचागत असंतुलन, स्ट्रक्चरल पावर इम्बैलेंस को सुलझाए बिना अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए तो क्या होगा? तो आज़ादी का मतलब सिर्फ इतना होगा कि गोरे अंग्रेज आकाओं की जगह सत्ता में हमारे अपने ही देश के उच्च जातीय कुलीन वर्ग बैठ जाएंगे। आज़ादी देश को मिलेगी, लेकिन निचले वर्गों को एक बार फिर से उसी पुरानी क्रूर पारंपरिक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया जाएगा। इसीलिए उनके लिए आज़ादी का कोई भी मतलब तब तक अधूरा और खतरनाक था जब तक कि सामाजिक समानता और सत्ता में उनकी हिस्सेदारी की पक्की गारंटी न मिल जाए। और ये सब वैचारिक मतभेद आखिरकार सत्ता और प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन की एक भीषण राजनीतिक जंग में बदल गया। निचले वर्गों ने साफ कर दिया कि उन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व और संवैधानिक संरक्षण, सेफगार्ड्स चाहिए। वे चाहते थे कि अंग्रेजों के जाने से पहले ही सत्ता में उनका ठोस हिस्सा कानूनी रूप से सुरक्षित हो जाए। इस पूरे वैचारिक और राजनैतिक टकराव का सबसे बड़ा और सबसे नाटकीय चरमोत्कर्ष, क्लाइमैक्स, हमें 1932 के पूना पैक्ट के दौरान देखने को मिलता है। एक और डॉक्टर अंबेडकर थे जो दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका, सेपरेट इलेक्टोरेट्स, यानी एक कठोर प्रणालीगत बदलाव की मांग पर अड़े थे ताकि उन्हें असली राजनीतिक ताकत मिले। और दूसरी ओर महात्मा गांधी थे जिन्हें लगा कि ये कदम हिंदू समाज को हमेशा के लिए बांट देगा। गांधी जी यरवदा जेल में आमरण अनशन, फास्ट अनटू डेथ पर बैठ गए क्योंकि वे इसे कानून का नहीं बल्कि हृदय परिवर्तन और आध्यात्मिक उत्थान का मुद्दा मानते थे। सोचिए कितना भारी दबाव रहा होगा उस वक्त। इतिहास सिर्फ अच्छी किताबों और विचारों का मेल नहीं है, ये सत्ता, अधिकारों और वजूद की एक बहुत ही गहन और कठोर लड़ाई है। तो अंततः इस पूरे लंबे और गहरे विश्लेषण के बाद एक बहुत ही विचारोत्तेजक, प्रोवोकेटिव सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आप खुद सोचिए, आखिर स्वयं की किस दृष्टि ने आधुनिक भारतीय उपमहाद्वीप को आकार दिया? क्या वो हिंदू राष्ट्रवादियों की दृष्टि थी? क्या वो इस्लामी सार्वभौमिकता का विचार था? या फिर दलितों और पिछड़े वर्गों की मुक्ति का वो कड़ा संघर्ष था? सच तो ये है कि इनमें से कोई भी एक विचार पूरी तरह नहीं जीता। इन सभी प्रतिस्पर्धी दृष्टियों ने एक दूसरे से टकराकर, संघर्ष करके और एक दूसरे को प्रभावित करके हमारे वर्तमान को गढ़ा है। हमारा संविधान भी इन्हीं टकरावों और समझौतों का ही एक जीवंत दस्तावेज है। आज भी जब आप हमारे देश की राजनीति, समाज और टीवी पर होने वाली बहसों को देखते हैं तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि 19वीं और 20वीं सदी के ये विचार आज भी हर तरफ गूंज रहे हैं। किसी भी राष्ट्र की पहचान एक पत्थर पर लिखी हुई कोई स्थिर वस्तु नहीं है। यह एक लगातार चलने वाली, कभी न खत्म होने वाली बहस है। यह सब सोचने पर मजबूर करता है ना? इसी गहरे विचार के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वैचारिक यात्रा में अंत तक साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।